जो ऑनलाइन स्टूडेंट है मानसी, बेटे प्लीज अपना रजिस्टर्ड नाम कंफर्म करोगे एक बार मुझे चैट बॉक्स में, किस नाम पे से रजिस्टर्ड हो यहाँ पर। हाँ जी, कौन से क्वेश्चन से है हमारी डिस्कशन आज? 34 to 30 क्या होता है? 24। बच्चे बट मानसी जो हमारे पास स्टूडेंट रजिस्टर्ड है वो ऑफलाइन भी है ना? नेम इज रमन। और कोई है मानसी नेम से? मुझे कोई गलती लगी। ओके, सॉरी माय मिस्टेक। चलो अब पहले बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 to 23 में अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, रमन तुझे लगा कि कंसेप्ट क्लियर हो गया? ओके। और किसी को लग रहा हो भाई कंसेप्ट में ही प्रॉब्लम है, ये समझ ही नहीं आया चैप्टर है क्या? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 to 23 में कोई भी डाउट आया हो किसी को भी? चलो, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी, कौन सा पॉइंट 24 में? 7th पॉइंट। कैसे पता चलेगा कौन सा पॉइंट, बताओ। कौन सा पॉइंट बेटे? लास्ट। चलो 24th क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट हमें बोला गया है, ये January 21 में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कि आपको बीआरएस बनानी है 31 दिसंबर को। मुझे स्टार्टिंग गिवन है कैश बुक के अकॉर्डिंग, कैश बुक के अकॉर्डिंग पॉजिटिव बैलेंस गिवन। अब मुझे बताया गया इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू बैंक ऑन 31 दिसंबर, बट द सेम अफेक्टेड बाय बैंक ऑन 1 जनवरी। मानो मैंने बैंक को कोई लेटर भेजा कि आप ये पेमेंट कर दो, ठीक है। लेट से मैंने 31 दिसंबर को बैंक को एक लेटर भेजा कि मेरी कंपनी के जितने भी इंप्लॉइज हैं आप सबको सैलरी क्रेडिट कर दो, बट बैंक ने ये पेमेंट कब की? तो कैश बुक में हमने कब दिखा दिया पेमेंट हो गई है? 31 दिसंबर। पर बैंक में पेमेंट हुई नहीं। अब दोनों को मैच करना है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, मैच करने के लिए क्या कर देंगे? समझ आ गया? तो बस इस केस में हमने चेक नहीं दिया। नॉर्मली क्या लिखा होता है? चेक इशूड। इस केस में चेक की बजाय उन्होंने वर्ड क्या यूज कर दिया? इंस्ट्रक्शन गिवन टू बैंक। इम्पैक्ट वही है। क्वेश्चन नंबर 25 में किसी को कोई डाउट? किसी भी पॉइंट में डाउट आया हो? 26 में कोई भी डाउट? 26 मैम में? 26 में। हाँ जी बताओ, कौन सा पॉइंट 26 में? मैम 26 में मेरे को ये नहीं पता लगा कि एडजस्टेड कैश बुक कब बनानी होती है। मैं बताती हूँ, 1 सेकेंड। और सेकंड पॉइंट के अलावा कोई भी डाउट आया हो किसी को? 7। इसके अलावा? नहीं। बच्चे जो डाउट है आपका एडजस्टेड कैश बुक का 4th पॉइंट में डाउट है। जो आपका डाउट है एडजस्टेड कैश बुक वाला, वो इस टॉपिक का डाउट नहीं है, वो तो जनरल इस चैप्टर का ही डाउट है। तो मैंने क्लास में ना स्पेशली एक नोट लिखवाया था कि एडजस्टेड कैश बुक आपने कब बनानी है। लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने ये नोट लिखवाया था। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ तो आपने बनानी है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी वर्ड यूज किया गया है कि बुक्स क्लोज हो रही हैं, तब भी एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। क्वेश्चन में कहीं पर भी वर्ड यूज हुआ है 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर, तब भी आपको कैश बुक बनानी है। ठीक है, ये लॉजिक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने ये सेम लॉजिक अप्लाई करना है। इन दीज 4 केसेस एडजस्टेड कैश बुक इज रिक्वायर्ड। ओके। अब हमें बैलेंस गिवन है कैश बुक के अकॉर्डिंग, 31 दिसंबर का बैलेंस गिवन है। सेकेंड पॉइंट में क्या हुआ? हमने चेक इशू किया था 6 दिसंबर को, वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। उसे बैंक कॉलम में हमने लिखा ही नहीं। बैंक कॉलम कहां पर होता है? कैश बुक में या पासबुक में? कैश बुक में। पासबुक में तो कोई बैंक कॉलम नहीं होता ना। कैश बुक में आपको पता है कि 3 कॉलम्स होते हैं। मैंने कोई चेक इशू किया,
6 दिसंबर को। तो अगर 6 दिसंबर को चेक इशू हुआ है तो बैंक ने अब तक तो पेमेंट कर ही दी होगी, तो बैंक से पैसे तो क्या हो गए, कम। पर मैं अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में उसे लिखना ही भूल गई। ठीक है, तो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, मैंने लेट से हिमांशु को चेक दे दिया, तो हिमांशु ने बैंक को दे दिया, मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट भी हो गए, तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम। कैश बुक में मैंने इसे लिखा ही नहीं, अब मैच करने के लिए क्या कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, टोटल हमने चेक इशू किए 12370 के दिसंबर में, इसमें से अभी तक सिर्फ कितने क्लियर हुए हैं, 9360। मैंने चेक इशू किए हैं 12370, तो मैंने कैश बुक को कितना कम कर दिया, 12370। पर अभी तक चेक क्लियर कितने हुए हैं, कितने चेक कैश में कन्वर्ट हो गए हैं, 9360। ऐसे ड्रॉ करके देख लिया करो। अब मुझे दोनों को मैच करना है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट है उसे क्या कर देंगे, ऐड। क्लियर है, पक्का समझ आया जिसका भी डाउट था। नेक्स्ट, सेवेंथ पॉइंट, ये हमने पहले भी वर्ड डिस्कस किया था, बिल्स फॉर कलेक्शन ऑफ 53,000 क्रेडिटेड बाय बैंक। मैंने कोई बिल बैंक को भेजे होंगे कलेक्शन के लिए, मुझे अलग अलग लोगों ने बिल रिसीवेबल दिए, मैंने सारे बिल बैंक को दे दिए कि तुम कलेक्ट कर लो, तुम लोगों से पैसे इकट्ठे कर लो। बैंक ने ये क्लियर कब तक हम क्लियर कर लिए, 21 दिसंबर तक को हमने भेजे, बट नो एडवाइस वाज रिसीव्ड बाय करंट टिल 31st। तो बैंक ने क्लियर तो कर दिए, पर हमें इसके बारे में बताया ही नहीं। अगर बैंक ने क्लियर कर दिए तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया होगा, क्लियर हो गए हैं क्योंकि पैसे आ गए हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा, बैंक ने हमें क्या कर दिया है, क्रेडिट। बट हमने इस चीज का इंपैक्ट शो ही नहीं किया। अब मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो आई होप इट इज क्लियर, आसान हम रिपीट क्वेश्चन। करना। बेटे बिल हमने बैंक को भेजे, क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 21st, बैंक ने 21st को मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो पासबुक में बैलेंस क्या हो गया है, इंक्रीज। पर मुझे ये बात 31 दिसंबर तक पता ही नहीं चली, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक का कम। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो मैच करने के लिए वी विल ऐड। आई होप क्लियर है अभी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो यहां पर भी उन्होंने वर्ड क्या यूज किया, डेट क्या दी है हमें, 31 दिसंबर। तो इस केस में भी हम ऑब्वियसली क्या बनाएंगे, एडजस्टेड कैश। ठीक है, नेक्स्ट 27 में कोई डाउट, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी क्वेश्चन नंबर 27 में कोई डाउट हो, नहीं। 28 में कोई डाउट, 28 या 27, बट सॉल्व है पूरा, आपने कंपेयर किया कौन से पॉइंट में गलती है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, एक बार कंपेयर करो कौन से पॉइंट में गलती है आपकी। इसका 8th पॉइंट, ठीक है, और इसके अलावा और 28th क्वेश्चन में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, चलो फिर मेरे साथ लिखो नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं। कोई नया वर्ड आए तो जरूर पूछना है, ये हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, व्हाट इज नोटिंग चार्जेस। नोटरी वर्ड सुना हुआ है पहले किसी ने, कभी आपको ये बोला हुआ कि कोई डॉक्यूमेंट नोटराइज करवा के सबमिट करो या अटेस्ट करवा के सबमिट करो, अटेस्ट तो सुना हुआ होगा, कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है तो बोलते हैं कि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से अटेस्ट करवाओ, उसी चीज को नोटरी करना भी बोलते हैं। कभी आप लोगों में से किसी ने तहसील या कोर्ट देखा हुआ हो, अगर जब आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने जाते हो तो तहसील में जाते हो, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखा हो सेक्टर 43 में, तो उसके बाहर ना लॉयर्स बैठे होते हैं टाइपराइटर लेके, देखा हुआ है, वो नोटरी ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, अब बच्चे लेट से मुझे स्टूडेंट ने एक चेक इशू किया या बिल इशू किया और ये बिल डिसऑनर हो गया, अब मैं तो इसके ऊपर केस कर दूंगी कि तुम्हारा बिल डिसऑनर हो गया है, तो मेरे पैसे भी दो, लेट पेमेंट का इंटरेस्ट भी दो और पेनल्टी भी दो कि बिल डिसऑनर हो गया। ये कोर्ट में बोलेगा मैम तो झूठ बोल रहे हैं,
ये तो पैसे लेने ही नहीं आए थे, मेरे पास तो पैसे पड़े थे, ये तो झूठ बोल रहे हैं कि चेक डिसऑनर हो गया, ऐसा पॉसिबल है? तो सच में डिसऑनर हुआ था या नहीं हुआ था? मैं क्या करूंगी, मैं नोटरी ऑफिसर के पास जाऊंगी, मैं नोटरी ऑफिसर को बोलूंगी कि सर मुझे एक बिल मिला था 10 अप्रैल का। अब मैं उस पर्सन को फोन कर रही हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहा, मैं उसके घर पे गई और वो बोल रहा है कि आज नहीं पैसे मिलेंगे, मेरा बिल डिसऑनर हो गया है। आप प्लीज इस बिल के ऊपर लिख दो कि आपने वेरीफाई कर लिया है कि सच्ची में डिसऑनर होगा। तो इस सर्विस को हम लोग क्या बोलते हैं, नोटरी की सर्विस लेना। ठीक है, अब जो लॉयर मुझे ये सर्विस देगा वो उसके लिए मेरे से कोई ना कोई चार्जेस लेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस। समझ आ गया सबको? तुमने हर चीज की पूरी डेप्थ में जाना है। ये 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में इसकी जर्नल एंट्री भी आ सकती है, लॉ में भी ये टॉपिक है, और बीआरएस चैप्टर में भी ये देखो आपको दिख गया। तो जो भी नया वर्ड आया पूछो मेरे से डाउट्स। अच्छा मुझे ये बताओ, आपका नाम क्या है? राघव। राघव का बिल डिसऑनर हो गया, तो लॉयर को पैसे किसने दिए होंगे, मैंने दिए होंगे या राघव ने? मैंने दिए होंगे। पर ये एक्सपेंस किसकी बुक्स में आएगा, किसके पीएनएल में आएगा? लेट से राघव ने मुझे बिल दिया था 10,000 का, जब ये बिल डिसऑनर हो गया, मैंने नोटरी ऑफिसर को बोला कि आप भी कंफर्म कर दो कि सच में डिसऑनर हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कि कल जब मैं केस करूं ऐसा ना हो कि राघव कोर्ट में मुकर ही जाए, वो बोले मैम मेरे पास तो पैसे पड़े हैं, मैंने तो डिसऑनर किया ही नहीं। तो डिसऑनर होने के लिए उसने मेरे से चार्जेस ले लिए 1,000 रुपीज। अब ये पैसे दिए तो मैंने, बट अल्टीमेटली किसके पीएनएल में ये एक्सपेंस जाएगा, राघव। ये मेरा एक्सपेंस थोड़ी है, मुझे राघव की वजह से ये एक्सपेंस करना पड़ा। तो अब इस केस में मैं राघव से बाद में कितने पैसे मांगूंगी, मैं बोलूंगी 10,000 तो तुमने मेरे ओरिजिनली देने थे ये बिल के, प्लस 1,000 तुम्हारी वजह से मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, तो टोटल मैं तुमसे 11,000 मांगू। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ये अकाउंट्स में कहीं पे अप्लाई होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आपको जर्नल एंट्री आएगी, डिसऑनर में हम लोग एंट्री फिर 11,000 की करें। चलो लिखो पहले नोटिंग चार्जेस होते क्या है। These are the charges paid by the drawer of bill। ड्रॉअर जो होता है वो सेलर होता है, जिसने गुड्स बेची होती हैं, जिसने पैसे लेने होते हैं, वो होता है ड्रॉअर। टू नोटरी ऑफिसर to attest the fact of dishonor of bill। हम नोटरी ऑफिसर्स का बस यही फंक्शन होता है? नहीं, और भी बहुत सारे काम करते हैं वो, जो भी लीगल अग्रीमेंट्स हैं वो ड्राफ्ट करना, तहसील के बाहर रजिस्ट्री लिखना, ये सारा काम भी नोटरी ऑफिसर से करते हैं। हाँ जी चलो देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक, तो हम कैश बुक के अकॉर्डिंग नेगेटिव बैलेंस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। नोटिंग चार्जेस डेबिट किए गए हैं पासबुक में फॉर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। देखो मेरा बिल था, राघव की बुक्स में था बिल पेएबल, मैंने बिल की डिस्काउंटिंग करवा ली। जब मैंने बिल की डिस्काउंटिंग करवाई तो मैंने किसके पास जाके डिस्काउंटिंग करवाई होगी, बैंक के पास। तो अब राघव से पैसे किसने लेने थे, बैंक ने पैसे लेने थे, बिल डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर होने के केस में नोटरी चार्जेस किसने पे किए होंगे, किसने पे किए होंगे नोटरी चार्जेस, बैंक ने। बैंक के पास बिल पड़ा था ना, और बिल डिसऑनर हो गया, बैंक किसके अकाउंट से पैसे काट लेगा, अगर कोई बिल हम डिस्काउंट, मेरे अकाउंट से,
बैंक उसने तो डिसऑनर ही कर दिया, वो तो बिल के पैसे नहीं दे रहा, वो नोटरी चार्जेस कहाँ से देगा? ठीक है, तो बैंक ने किसके अकाउंट से डेबिट कर लिए होंगे? मेरे अकाउंट से। हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाते हैं उसमें प्राइमरी लाइबिलिटी तो किसकी होती है? ड्रॉई की। उसकी पहली ड्यूटी थी पे करना। बट अगर ड्रॉई डिसऑनर कर दे तो बैंक सेकंड केस में रिकवर किससे करता है? ड्रॉअर से। बैंक ने पैसे भी मेरे से ले लिए और मेरे से क्या रिकवर कर लिया? नोटिंग चार्ज। तो कैश बुक एंड पासबुक, बैंक ने 60 रुपीज ले लिए, तो पासबुक में क्या आ रहा है? नेगेटिव बैलेंस। अब मैच करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो आई होप क्लियर है, जिसका भी डाउट था को समझ आया है। नेक्स्ट चैप्टर 29 में कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में कोई भी डाउट हो? उसमें सब कुछ ही रिवर्स किया होगा बेटे। क्या है ये? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो उन्होंने सब कुछ ही रिवर्स किया होगा हमसे। तभी मैंने स्पेशली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बोला कि मैं स्टार्ट कहां से कर रही हूँ? नेगेटिव बैलेंस, राइट? शायद तुम्हारा भी इसीलिए ये आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, उन्होंने सारी चीजों को रिवर्स किया होगा। जिस भी पॉइंट में डाउट है आप मुझे बताओ। 28 एंड 29 का फिफ्थ पॉइंट। हाँ जी, देखो, एक चेक है 9,000 का जो कि हमने डिपॉजिट किया, बट बैंक के अकॉर्डिंग कलेक्शन सिर्फ कितनी हुई है? 8950। तो बैंक भी जो सर्विसेज देता है कई बार उसके कोई चार्जेस लेता है। मैंने बैंक को बोला कि ये चेक क्लियर कर दो। लेट्स से वो इंटरनेशनल चेक था, यूएस का चेक था, तो बैंक मुझे फ्री में थोड़ी सर्विस देगा, उसके लिए कोई ना कोई चार्जेस लेगा। तो चेक था तो कितने का? 9,000। बैंक ने 50 रुपीज के चार्जेस ले लिए और नेट मेरे अकाउंट में कितने पैसे डिपॉजिट किए? 8950। तो अगर चेक था 9,000 का, मैंने क्या लिखा कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे रिसीव हो गए? 9,000। पर बैंक ने कितने रिसीव किए हैं? 8950। अब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, मैच करने के लिए क्या कर देंगे? -50। ठीक है, प्लीज इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जो भी यूनिक पॉइंट्स हैं, तुम्हें एग्जाम वाले दिन सारे पॉइंट्स सॉल्व करने का टाइम ही नहीं लगेगा, तो जो भी नए नए पॉइंट्स आ रहे हैं उनको जरूर इंपॉर्टेंट मार्क करते रहो। 29th क्वेश्चन में मुझे एक तो डाउट है, आया है फिफ्थ पॉइंट में, इसके अलावा कोई डाउट? पढ़ के आए हो सब लोग? ऐसा कौन कौन है जो होमवर्क ही नहीं करके आया हुआ है? कोई सारा होमवर्क किया हुआ है? डन है? चलो देखो फिर 29 का फिफ्थ पॉइंट, जो कैश बुक है उसमें पॉजिटिव बैलेंस है, ये पासबुक के साथ मैच नहीं कर रहा। अब 31 दिसंबर क्या है? बताओ, एडजस्टेड कैश बुक बनानी है या नहीं? यस, हमने अभी रूल लिखा, अगर 31 दिसंबर या 31 मार्च गिवन है, वी विल मेक एडजस्टेड कैश। हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस गिवन है, हम सिमिलर पॉइंट ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने 1,60,000 की गुड्स सेल की है अजय को, उसने हमें चेक दे दिया 15 दिसंबर को, 4% का डिस्काउंट ले लिया उसने। दिस एंट्री वॉज मिस्ड while preparing the check कैश बुक। कैश बुक बनाते हुए हमने इस पॉइंट को इग्नोर ही कर दिया, इसे लिखा ही नहीं कहीं पर। तो अगर मुझे किसी पर्सन ने चेक दिया है 1,60,000 में 4% का डिस्काउंट देकर, तो उसने मुझे नेट कितनी अमाउंट दी होगी? 6,400 माइनस करके कितना आएगा? तो किसी पर्सन ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में चेक डिपॉजिट कर दिया। एक्चुअली ये क्या बन रहा है? कस्टमर directly deposited the amount, the check in account। रीड करो सब लोग, स्पेशली जिसका डाउट है। क्या आप लोग, आप भी ये मीनिंग निकाल पा रहे हो इस लाइन का जो मैंने ब्रैकेट में लिखा? यस, वो तो मैंने लिख ही दिया, बट क्या ये फ्रेज पढ़ के तुम भी सेम मीनिंग निकाल पा रहे हो? मैंने 160 की गुड्स सेल की, उसने डिपॉजिट कर दिया चेक अपने आप ही 4% का डिस्काउंट लगा के, एंड मुझे ये बात पता ही नहीं, मुझे कैश बुक प्रिपेयर करते हुए पता ही नहीं था। तो अब क्या हुआ? पासबुक का बैलेंस तो क्या हो गया है? इंक्रीज। कैश बुक का बैलेंस है कम, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का मैच करने के लिए क्या करेंगे? ऐड। कितना ऐड करेंगे? ठीक है, 6,400 क्यों करेंगे?
153,600 ये अमाउंट ऐड करें। क्लियर है सबको? आई होप ऑनलाइन जिसका डाउट था उसे भी क्लियर है। ये देखो उन्होंने चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड। 30th में कोई डाउट, इंक्लूडिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई भी स्टूडेंट? 6th पॉइंट और इसके अलावा और कोई? 4, 5, 6 3 पॉइंट्स में ही डाउट है? रिद्धि को कोई भी डाउट नहीं है? वेरी नाइस। देखो अब हमने 30th जून को बीआरएस बनानी है, तो मुझे एडजस्टेड कैश बुक बनाने की जरूरत है या नहीं? क्वेश्चन ने खुद भी नहीं मांगा और ना ही वो डेट है ना ही क्लोजिंग हो रही है, तो इस केस में नो नीड ऑफ एडजस्टेड कैश। स्टार्टिंग मुझे करनी है कैश बुक के नेगेटिव बैलेंस के साथ, ओवरड्रॉन है। एक पेमेंट है 4590 की, ये हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कैसे की है? जैसे कि बैंक कॉलम होता ही नहीं है। ठीक है, तो लेट्स से मैं डबल कॉलम कैश बुक बना रही हूं, तो डेबिट साइड एक कैश कॉलम आ रहा है और एक बैंक कॉलम। यहां पे मैं सारी रिसीट्स लिखती हूँ। क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट्स लिखती हूँ। यहां पर भी एक कैश कॉलम आ रहा है और एक बैंक कॉलम। हमने पेमेंट की है 4590 की, हमने बैंक को 4590 रुपीज दे दिए, तो मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए थी? रिसीट साइड बैंक में पैसे आ गए और पेमेंट साइड कैश क्या हो गया? चला गया। इसे आप लोग क्या बोलते थे 11th क्लास में? कॉन्ट्रा एंट्री। कहते हमने इसे कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड किया? जैसे कि बैंक कॉलम होता ही नहीं। तो मतलब मैंने ये तो दिखा दिया कि कैश चला गया, बैंक कॉलम में पैसे आए नहीं। अब ये कैश बुक है, ये पासबुक, पासबुक में तो पैसे आ गए हैं, मैंने रिसीव ही नहीं किए। मैच करने के लिए क्या कर देंगे? ऐड। हमने ऐड किया होगा, वो रिवर्स ट्रीटमेंट दिखा रहे होंगे क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव बैलेंस के साथ। ठीक है। 5th पॉइंट, कंपनी ने कुछ अमाउंट पे की है क्रेडिटर को, जिसपे हमें डिस्काउंट भी मिल गया, पर कैशियर ने गलती से लिख दिया कि हमने टोटल पैसे ही दे दिए। तो 2% कितना आएगा 15,500 का? कितना आ रहा है? 310। तो मैंने किसी को दिए तो कितने हैं? 15,190, पर गलती से मेरे अकाउंटेंट ने लिख दिया कि मैंने कितने पैसे दे दिए? 15,500। तो पासबुक में मैंने चेक दिया कितना है, पेमेंट कितनी आ रही होगी? 15,190, पर मेरे कैशियर ने डिस्काउंट लिखा ही नहीं, उसने गलती से लिख दिया कि हमने कितने दिए हैं? 15,500। अब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो मैच करने के लिए क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 310। कि अगर 15,500 का ऐसे नेट अमाउंट दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट 316 बनता है, तो कौन सा वैलिड? अच्छा, इन्होंने दोनों ही तरीके दिखाए होंगे, दोनों ही ठीक है, वो खुद ही कह रहे हैं दोनों ही ठीक है। हाँ जी, सब लोग ध्यान से सुनो बच्चे, ताकि चेकिंग सही हो। आईसीआई ना लॉ में भी और अकाउंट्स में भी बहुत बार ऑल्टरनेटिव आंसर देता है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा था कि लैंग्वेज कंफ्यूजिंग थी, उसके 2 मीनिंग निकल रहे हैं और दोनों ही सही हैं, इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस है, तो आईसीआई कहता है दोनों बच्चों को पूरे नंबर मिलेंगे। उस केस में ऑल्टरनेटिव आंसर गिवन होता है। ऐसे आपको लॉ में भी बहुत जगह ऑल्टरनेटिव आंसर दिखेंगे, अकाउंट्स में भी। तो एक तो उन्होंने ये ट्रीट किया कि चेक था 15,500 का, क्रेडिटर था 15,500, माइनस डिस्काउंट करके हमने पैसे दिए 15,190। सेकंड, उन्होंने बोला कि शायद किसी बच्चे को ऐसा लगा हो कि दिए 15,500 है, 3% का डिस्काउंट है, तो ग्रॉस अमाउंट कुछ और हो, तो शायद किसी पर्सन ने ग्रॉस अमाउंट अलग से कैलकुलेट की हो। कहते दोनों आंसर्स ठीक है। तो इस क्वेश्चन में साथ में ही ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी गिवन है। रीड करो, आपको समझ आया कि नहीं? पॉइंट में माइनस हो गया अमाउंट। अभी देखते हैं, मैं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड अभी देखती हूँ। ये क्लियर है वैसे सबको उन्होंने क्यों ये ट्रीटमेंट किया? और दोनों ही करेक्ट होंगे। 4th में हमने एक पेमेंट की है 4590 की, हमने पेमेंट की। अच्छा, तो अब मैं इसे कैसे इंटरप्रेट कर रही हूँ? मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ
कैश डिपॉजिट टू बैंक। ठीक है, कि बैंक में पैसे आए और कैश में पेमेंट की। इसका एक और मीनिंग है, पेमेंट बाय बैंक। अगर मैं ये एज्यूम करती हूँ कि हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया था और हम इसे रिकॉर्ड करना भूल गए, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, मैंने बढ़ाया ही नहीं, उस केस में तो हम क्या करेंगे, ऐड। एक केस है कि बैंक ने पेमेंट की थी, हम ही रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उस केस में पासबुक से तो पेमेंट हो गई, कैश बुक से पेमेंट नहीं हुई, तो इस केस में मैच करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो अगेन इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस है कि हम इस लाइन का मीनिंग क्या निकाल रहे हैं। आपको समझ आई है मेरी बात? बाकी सबको भी समझ आई है? अब मैंने ये मीनिंग क्यों निकाला, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें मैं ऐसा ही मीनिंग निकाल रही हूं, ये वाला ही। बट इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो मुझे बोल रहे हैं कि हमने एक पेमेंट की, वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, उसे कैश बुक में रिकॉर्ड तो किया है, मतलब कैश जाता हुआ तो दिख रहा है, बट एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, इसलिए मुझे लगा कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री। पक्का क्लियर? वेरी गुड डाउट। यहां तक किसी और को कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट पॉइंट, एक डेबिट है 5700 का बैंक स्टेटमेंट में फॉर एन अनपेड चेक। कोई मैंने बैंक को चेक दिया होगा, वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक ने मुझे क्या कर दिया उसके लिए, डेबिट। मतलब कि जब चेक रिसीव हुआ था तब बैंक ने क्या कर दिया था, क्रेडिट, और जब वो चेक डिसऑनर हो गया तब बैंक ने क्या कर दिया, डेबिट। विच हैज बीन रिटर्न मार्क्ड एज आउट ऑफ डेट। ये चेक को हमने दोबारा से कस्टमर से डेट डलवा ली और दोबारा से बैंक को दे दिया 8 जुलाई। तो जब मुझे कस्टमर ने चेक दिया, मैंने कैश बुक में तो अमाउंट क्या कर दी, इंक्रीज, बैंक में अभी तक पैसे आए नहीं है, तो मैच करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो क्या करेंगे, माइनस। नेगेटिव ट्रीटमेंट होगा इसका। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट को भी क्लियर है? लास्ट क्लास में भी इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई थी 6 पॉइंट पे। और किसी को 30th क्वेश्चन का कोई भी डाउट हो? टैक्स को ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बैंक पेमेंट, बैंक वाला में लिखी थी पेमेंट, पर कैश कॉलम पे लिखा कैश है में लिखी थी। कि वहां पे लिखा है कि इट्स नॉट इन द बैंक, तो इसका मतलब तो यही है कि कैश में से कम हुआ है, हाँ क्योंकि बैंक कॉलम तो था ही नहीं हमारा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर उसका भी इम्पैक्ट तो यही आया ना। पर उससे तो आंसर में वेरिएशंस आ गए। हाँ आएंगी, तो ऐसे उस केस में इसलिए ऑल्टरनेटिव आंसर थे। अगर आप इसका मीनिंग ये निकाल रहे हो कि हमने चेक दिया एंड बाय मिस्टेक ये लिख दिया कि कैश पे किए, तो अब रियलिटी में तो क्या हुआ है, पासबुक का बैलेंस कम है पर कैश बुक में नहीं किया, तो मैच करने के लिए क्या हो जाएगा, माइनस। तो जो मेरी सेकंड इंटरप्रिटेशन थी उसके साथ ही मैच करेगा। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मैम 10th पॉइंट। 10th पॉइंट, ये पॉइंट बहुत बार रिपीट होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक क्वेश्चन में आया था अंडर कास्टिंग, बिल्कुल सिमिलर ट्रीटमेंट ही लेंगे। कहते क्रेडिट साइड कैश बुक की ओवर कास्टेड है। क्रेडिट साइड क्या लिखी होती है, पेमेंट। कहते पेमेंट हमने ज्यादा लिख दी, मान लो मैंने किसी को दिए थे 10,000 बट मैंने गलती से लिख दिए 16789, 6789 रुपीज ज्यादा लिख दिए, तो क्या हुआ होगा, पासबुक में तो कितने पैसे जा रहे हैं, 10,000, क्योंकि चेक तो 10,000 का है, पर कैश बुक में कितने जा रहे हैं 16789। अब मैच करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, वी विल ऐड। तो बच्चे ओवरकास्ट का मतलब है ज्यादा लिख देना, अंडरकास्ट का मतलब होता है कम लिखना। उसके बाद आप लिंक कर लिया करो कि वो किस चीज को बोल रहे हैं। कई बार वो बोलेंगे डेबिट साइड अंडरकास्टेड है, कई बार बोलेंगे क्रेडिट साइड, कई बार बोलेंगे बैंक ने ओवरकास्ट कर दिया, कई बार बोलेंगे बैंक ने अंडरकास्ट कर दिया। तो ओवरकास्ट का मतलब समझना है, बाकी लिंक कर लेना है वो किस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। आप लोग कास्टिंग किसे बोलते हो, कास्टिंग का मतलब क्या होता है, क्या, हाँ, जर्नल से जब लेजर में एंट्री लिखते हैं ना उसे बोलते हैं कास्ट करना, कास्टिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। पहले हम जर्नल बनाते हैं, उसके बाद जब जर्नल से लेजर में कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कास्टिंग। वहीं से ये वर्ड बना ओवरकास्ट, के लेजर में ज्यादा अमाउंट लिखा गया, या अंडरकास्ट लेजर में कम अमाउंट लिखा गया। कोई भी कंफ्यूजन? ऑनलाइन किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन?
चलो अब आपका होमवर्क है ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। कल मैं लास्ट टाइम इस चैप्टर के डाउट्स लूंगी। 31 से लेके एंड तक जितने भी क्वेश्चंस आप सब क्लियर करके आओगे। अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं जीएसटी। तो मेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंट नोट बनाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी नेक्स्ट चैप्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी? बच्चे आपके अकॉर्डिंग जीएसटी क्या है? अच्छा फुल फॉर्म, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स। वेरी गुड, वेरी नाइस। The comprehensive tax of various national taxes and state level taxes, like excise duty, customs and Very good. Generally- entertainment tax. परफेक्ट परफेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाकी लोग देखो बच्चे, टाइप ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, बर्डन इज borne बाय द पुअर, बाय द पेयर। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उसका बर्डन इज ट्रांसफर्ड टू बायर। डायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल है जीएसटी। बच्चे लेट्स से इंडिया में 30% इनकम टैक्स लगता है। तो अगर मेरी इनकम है 1 करोड़, उसके ऊपर टैक्स किसने पे करना है? मुझे। मेरी पॉकेट से पैसे निकलेंगे और मैं गवर्नमेंट को 30 लाख पे कर दूंगी। पर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उस केस में पे तो कोई और करता है गवर्नमेंट को, पर उसका बर्डन कोई और बियर करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप लोग लैपटॉप परचेज करने गए, आपने एक लैपटॉप परचेज किया 60,000। शॉपकीपर आपको बोलेगा कि इसके ऊपर लेट्स अज्यूम 10% जीएसटी लगता है, तो वो जीएसटी कितना लेगा आपसे? 6,000। टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा? 66,000। तो जो कस्टमर है वो सेलर को या एचपी कंपनी को कितने पैसे देगा? 66,000। और एचपी कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स कितना देगी? 6,000। अब गवर्नमेंट को टैक्स पे कौन कर रहा है? गवर्नमेंट को पैसे मिल किससे रहे हैं? एचपी से। गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे कौन डाल रहा है? सेलर, एचपी कंपनी, है ना। पर एचपी कंपनी की पॉकेट से खुद थोड़ी निकल रहे हैं पैसे, वो पैसे किससे ले रही है? कस्टमर से। तो इसका बर्डन क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है बायर को। हमें लग तो क्या रहा है कि जीएसटी कौन पे कर रहा है? सेलर। पर सेलर अपनी पॉकेट से थोड़ी पे कर रहा है, वो हमसे पैसे लेता है और गवर्नमेंट को दे देता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्ट है, मुझे अगर इनकम टैक्स पे करना है, मैं अपनी पॉकेट से पैसे निकालूंगी और गवर्नमेंट को दे दूंगी। पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है, मैं अपने स्टूडेंट्स से फीस में एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करूंगी और गवर्नमेंट को दे दूंगी। इट इज इनडायरेक्ट। क्लियर है सबको? आपके लिए हेल्दी, आपके अकॉर्डिंग एक हेल्दी इकोनॉमी में क्या होना चाहिए? डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए? सब लोग सोच के बताओ। इंडिया की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग या किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए क्या ज्यादा अच्छी चीज है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? सबको लगता है डायरेक्ट टैक्स ज्यादा अच्छा है। Remember goods and services पे लगता है, तो जितने ज्यादा goods and services प्रोड्यूस होंगे तो ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी इकोनॉमी। कि उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। डिस्पोजेबल इनकम किससे बढ़ेगी ज्यादा? ठीक है। तो आई कैन डेफिनेटली से कि आप सब ये कहना चाह रहे हो कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो नेचर में प्रोग्रेसिव है। जैसे जैसे किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है, बिल्कुल सिमिलर प्रपोर्शन में ही क्या बढ़ जाता है? टैक्स। अगर मेरी इनकम 50% बढ़ेगी तो इनकम टैक्स भी कितना बढ़ेगा? 50%। पर जो जीएसटी है, पता है, वो नेचर में रिग्रेसिव है। जीएसटी का बर्डन सबके ऊपर इक्वल है, राइट?
अगर मेरी इनकम है 50 लाख तो मुझे इनकम टैक्स 30% 15 लाख पे करना है। अगर किसी की इनकम है 1 करोड़ उसे 30 लाख पे करना है। अंबानी जी की इनकम है 100 करोड़, उनको 30 करोड़ पे करना है। जितनी जितनी इनकम बढ़ती जा रही है उतना उतना टैक्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट अगर मैं लैपटॉप लेने गई मुझे भी 6000 जीएसटी देना पड़ेगा। कोई और पर्सन जिसकी इनकम 1 करोड़ है वो लैपटॉप लेने गया उसे भी जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, 6000। अंबानी जी लैपटॉप लेने गए सेम मॉडल तो उनको भी जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा। तो जीएसटी का बर्डन सबके ऊपर क्या आता है, इक्वल। अब दिखने में तो लग रहा है सबके ऊपर 6000 है, बट इसका इंटेंसिटी ऑन पुअर क्या हो गया, ठीक है। रिच पर्सन के ऊपर जीएसटी का इंपैक्ट कम आएगा और पुअर पर्सन के ऊपर जीएसटी का इंपैक्ट ज्यादा आएगा। क्या मेरी बात से सब अग्री करते हैं। जो इनकम टैक्स है वो नेचर में क्या होता है, प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता रहता है। पर जो जीएसटी होता है सबके ऊपर सेम अमाउंट लगती है, तो दिखता तो है कि सबको 6000 देना पड़ रहा है, बट उसका इंपैक्ट पुअर सिटीजन के ऊपर ज्यादा आता है और रिच सिटीजन के ऊपर कम आता है। तो अभी तक के बेसिस पे तो, या जो भी आपकी पुरानी अंडरस्टैंडिंग है, हम सबको लग रहा है क्या ज्यादा होना चाहिए इंडिया में, इनकम टैक्स ज्यादा होना चाहिए कि जीएसटी, इनकम टैक्स ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को शायद ऐसा ही लग रहा होगा इनकम टैक्स ज्यादा होना चाहिए। चलो ठीक है, मान लो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स कर दिया 60% और जीएसटी कर दिया 0, तो मैं तो मेहनत ही नहीं करूंगी। मैं बोलूंगी क्यों करना यार बिजनेस इंडिया में, मैं मेहनत करूं और मैं अपने मेहनत का 60% गवर्नमेंट को दे दूं। अगर बिजनेसमैन ही डिमोटिवेट हो गया, बिजनेसमैन बोला यहाँ की बिजनेस करें, दुबई में चले जाते हैं, पता है दुबई में इनकम टैक्स 0 है, तो मैं बोलूंगी इंडिया में बिजनेस क्यों करना, तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ही नहीं आएगी। तो बिजनेसमैन के लिए क्या चीज नेगेटिव है, हायर इनकम टैक्स। तो इसलिए इंडिया में दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इनकम टैक्स भी जीएसटी भी। सो गवर्नमेंट जब बजट बनाती है ना, देयर इज अ जुडिशियस मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अगर कोई एक चीज ज्यादा बढ़िया होती तो गवर्नमेंट कहती सारे पैसे डायरेक्ट टैक्स से ही ले लेते हैं, जीएसटी को 0 कर देते हैं। अगर जीएसटी ज्यादा अच्छा होता, बेसिकली गवर्नमेंट टैक्स से क्या कर रही है, बजट में 2 चीजें होती है, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है एक्सपेंस। जो भी गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस करने हैं उसके लिए गवर्नमेंट पैसे कहां से इकट्ठे करती है, टैक्स से। अगर जीएसटी ज्यादा बढ़िया चीज होती तो गवर्नमेंट कहती जीएसटी ले लो, इनकम टैक्स 0 कर दो। अगर इनकम टैक्स ज्यादा बढ़िया चीज होती तो गवर्नमेंट कहती इनकम टैक्स ले लो, जीएसटी ज्यादा कर दो। बट दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। इनकम टैक्स ज्यादा करने का नुकसान क्या है, बिजनेसमैन विल बी डीमोटिवेटेड, बिजनेसमैन इस कंट्री में काम ही नहीं करेगा। अगर बिजनेसमैन ही काम नहीं करेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कहां से आएगी, एम्प्लॉयमेंट कहां से जनरेट होगी। एंड अगर हम जीएसटी ज्यादा कर देंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है कि बहुत सारे लोग अभी मिडिल क्लास हैं या फिर पुअर सिटीजन हैं, उनके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा आएगा। तो गवर्नमेंट बहुत जुडिशियसली जब बजट बनाती है एक कॉम्बिनेशन बनाती है कि इतने % हम इनकम टैक्स से लेंगे, इतने % जीएसटी से लेंगे। यहां तक सब मेरी बात से अग्री करते हैं। नेक्स्ट, पहले एक आराम से बात सुननी है, अब लिखना कुछ नहीं है, एक कॉन्सेप्ट समझना है आगे की जर्नल एंट्रीज करने के लिए। जीएसटी से पहले क्या होता था, वैट से भी पहले होता था सेल्स टैक्स। तो मैं सेल्स टैक्स की बात कर रही हूं कि जब सेल्स टैक्स था तो क्या होता था इंडिया में। बच्चे मान लो किसी फार्मर ने 100 रुपीज की कॉटन ग्रो की, ठीक है, एंड लेट्स अज्यूम सेल्स टैक्स लगता था 10%। अब फार्मर ने मैन्युफैक्चरर को ये बेच दी 10 रुपीज, ये बेच दी 100 रुपीज की, तो मैन्युफैक्चरर को टोटल कितने पैसे देने पड़े होंगे, 110। 10% सेल टैक्स लग गया। तो अगर फार्मर ने 100 रुपए की चीज बेची है तो मैन्युफैक्चरर को कितने पे करने पड़े होंगे, 110। मैन्युफैक्चरर ने इसके ऊपर कुछ और प्रोसेसिंग वगैरह की होगी, उसने कॉटन का फैब्रिक बनाया होगा, अपनी फैक्ट्री में काम किया और अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड किया, तो लेट्स से उसका एक्सपेंस और उसका प्रॉफिट मिला के आया है 90 रुपीज। अब वो अपनी चीज कितने की बेचना चाहता है, 200 की। अब मैन्युफैक्चरर ये चीज किसको बेचेगा, होलसेलर को। अब इसके ऊपर टैक्स फिर से कितना लग जाएगा, 20। तो होलसेलर को कितने पे करने पड़ेंगे, 220। होलसेलर इसमें अपना मार्जिन ऐड करेगा, लेट्स से होलसेलर ने मार्जिन ऐड कर दिया 230 रुपीज, तो आइटम कितने की हो गई, 250। अब जब ये रिटेलर को बेचेगा
इसके ऊपर फिर से क्या लग जाएगा, कितना टैक्स लग जाएगा, 25। रिटेलर को ये चीज कितने की पड़ी, 275 की। रिटेलर भी तो अपना कोई ना कोई मार्जिन ऐड करेगा। लेट्स अज्यूम रिटेलर ने मार्जिन ऐड किया सिर्फ 15 रुपीज, 290। तो जब रिटेलर कस्टमर को बेचेगा तो इसके ऊपर कितना टैक्स लग जाएगा, 29। कस्टमर को ये चीज कितने की मिलेगी, 319 की। ठीक है, क्या हो रहा है, जितनी बार गुड्स की सेल हो रही है हर स्टेप पे क्या लग रहा है, सेल टैक्स लग रहा है। हर पर्सन अपना मार्जिन ऐड करता है, जब भी वो आगे किसी पर्सन को सेल करता है उसके ऊपर 10% टैक्स लग जाता है। तो मैं मार्क कर रही हूं, पहले टैक्स लगा था 10 रुपीज जब फार्मर ने बेचा मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा तो टैक्स लगा 20 रुपीज, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा तो टैक्स लगा 25, एंड रिटेलर ने कस्टमर को बेचा तो टैक्स कितना लग गया, 29। पहले इंडिया में ऐसा होता था। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, हम ऐसे करते हैं, हम जीएसटी लेके आते हैं। जीएसटी ना एक वैल्यू एडेड टैक्स है, आपने शायद ये वर्ड सुना होगा। जीएसटी एक टाइप का वैल्यू एडेड टैक्स है। तो इसमें क्या होगा, जितनी आपने वैल्यू ऐड की है सिर्फ उस पोर्शन के ऊपर ही टैक्स लगेगा। मतलब अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, मैंने उसे बना दिया 150 का, मैंने कॉटन को फैब्रिक में कन्वर्ट करने का 50 रुपए का खर्चा किया, उसकी वैल्यू बढ़ा दी, तो टैक्स अब 150 पे नहीं लगेगा, टैक्स सिर्फ कितने पे लगेगा, 50 पे। जितनी आपने वैल्यू ऐड की उसके ऊपर क्या लग जाएगा, जीएसटी। तो गवर्नमेंट ने इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया, गवर्नमेंट कहती जो आपने पुराना जीएसटी पे कर दिया, जब आपने गुड्स खरीदी थी, गुड खरीदने के टाइम जो आपने टैक्स पे कर दिया, उसे हम लोग क्या करेंगे, आपको बेनिफिट दे देंगे, उसे हम लोग बोलेंगे इनपुट जीएसटी। जब आप गुड्स बेचोगे तो हम आपसे जो टैक्स लेंगे उसे हम लेंगे आउटपुट जीएसटी। ठीक है, समझाती हूं कैसे। देखो, फार्मर ने आइटम कितने की बनाई, 100 रुपए की। फार्मर मैन्युफैक्चरर को बेचने गया, तो ये तो पहली बार गुड्स सेल हो रही है, वैल्यू एडिशन कितनी हो रही है, 100 रुपए। इसके ऊपर टैक्स कितना लग जाएगा, 10 रुपए। एंड मैन्युफैक्चरर को ये चीज कितने की पड़ी, 110 की। अब मैन्युफैक्चरर प्रोसेसिंग पे कितना खर्चा कर रहा है, 90 रुपीज। अभी भी वो मैन्युफैक्चरिंग पे तो कितना खर्चा करेगा, 90। तो ये आइटम कितने की बन जाएगी, 200 की। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट उससे बोलेगी कि टैक्स कितना पे करना है, 20। मैन्युफैक्चरर बोलेगा हाँ मैं 20 का टैक्स तो पे कर देता हूं, पर मैंने 10 रुपए तो पहले से ही फार्मर को दे रखे हैं, ये 10 रुपए का मुझे बेनिफिट दो, तो मैं आपको नेट कितना पे करूंगा, 10 रुपए। तो जब मैन्युफैक्चरर ने चीज बेची उसके ऊपर जो जीएसटी लगा उसे हमने क्या बोल दिया, आउटपुट जीएसटी। जो आपकी फैक्ट्री में सामान आता है वो होता है इनपुट, जो आपकी फैक्ट्री से सामान जाता है वो क्या होता है, आउटपुट। कहते हैं जो तुमने सेल की उसके ऊपर जो जीएसटी लगा वो तो क्या बन गया, आउटपुट जीएसटी। पर तुमने ये बेचने के लिए कुछ ना कुछ खरीदा भी तो था, जब खरीदा था तो इसके ऊपर कितना जीएसटी पे किया था, 10 रुपीज। इसे क्या बोला जाता है, कहता मुझे पुराने 10 रुपए का फायदा दो, मैंने 10 रुपए पहले ही दे दिए थे, अब मैंने आपको 20 रुपए देने हैं, तो मैं नेट आपको कितने पैसे दूंगा, 10 रुपए। ठीक है, तो इस केस में होलसेलर के पास आइटम कितने की पहुंच जाएगी, 210 की। क्लियर हुआ यहां तक। अब जो होलसेलर है वो पहले भी मार्जिन ऐड कर रहा था 30, अभी भी वो कितना ऐड करेगा, 30। तो आइटम कितने की बन जाएगी, 240। अब इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, 24। 10% टैक्स लगना है, 24 रुपए टैक्स लगेगा। पर ये क्या बोलेगा कि मैंने भी तो पहले से जीएसटी पे कर रखा है। होलसेलर ने कितना जीएसटी पे कर रखा है, 20। इसने तो मैन्युफैक्चरर को 20 रुपए का टैक्स दिया था, तो ये इस 24 में से कितने माइनस कर देगा, 20। ये गवर्नमेंट को बोलेगा कि मैं तो आपको सिर्फ कितना जीएसटी पे करूंगा, 4 रुपीज। अल्टीमेटली इसे ये चीज कितने की पड़ जाएगी, 244। सबको क्लियर है। पहले भी रिटेलर मान लो 15 रुपए का मार्जिन लेता था, रिटेलर अभी भी 15 रुपए का मार्जिन लेता है। तो रिटेलर अब आइटम कितने की सेल करने जा रहा है, 259। तो रिटेलर कस्टमर को बोलेगा कि तुम कितना जीएसटी पे करो, 25.9, मैं राउंड ऑफ करके लिख रही हूँ 26। पर ये कस्टमर बोलेगा यार पहले से भी तो जीएसटी तुमने पे किया है, इसने पहले से कितना पे कर रखा है, तो इसे नेट पे कितना करना पड़ेगा,
₹2। तो अल्टीमेटली कस्टमर को चीज कितने की मिली? तो जीएसटी से पहले जो सेम चीज कस्टमर को ₹319 की मिलती थी, वो सेम चीज, और सब लोगों को इक्वल प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा नहीं किसी का प्रॉफिट हमने कम किया, वो सेम चीज अब कस्टमर को कितने की मिल रही है? बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। पहले क्या होता था, जितने रुपए की तुम सेल करोगे उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। अब कहते ठीक है, जितना तुम सेल करोगे उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, पर जो परचेज के टाइम जीएसटी पे किया है उसका बेनिफिट तो दो। पुराना जीएसटी क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन क्या होगी? ऑब्वियसली कस्टमर को बेनिफिट हुआ। सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम प्रॉफिट मार्जिन ऑफ एवरीवन। पहले जो आइटम 319 की थी वो कितने की रह गई? 261। पक्का सबको समझ आया? पर लॉस आपको क्या लग रहा है किसको हुआ? गवर्नमेंट। पहले गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिल रहा था? 10 + 20 30 + 25 कितना बन गया था हमारा? 55 + 15। पहले गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिल रहा था? 70। अब गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिल रहा है? गवर्नमेंट को पहले टैक्स मिला 10, फिर से मिला 10, 20, 24 एंड 2 26। जितना कस्टमर को प्रॉफिट हुआ, हमें क्या दिख रहा है कि गवर्नमेंट को उतना ही क्या हो गया? लॉस। पर रियलिटी में गवर्नमेंट को लॉस नहीं हुआ, रियलिटी में गवर्नमेंट को प्रॉफिट हुआ। ऐसा क्यों? पहले क्या होता था, टैक्स की चोरी हो जाते थे। फार्मर ने मैन्युफैक्चरर से तो 10 रुपए ले लिए पर गवर्नमेंट को दिए ही नहीं। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से तो 20 रुपए ले लिए पर गवर्नमेंट को दिए ही नहीं, और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलता था कि इस पर्सन ने टैक्स की चोरी की। अब गवर्नमेंट को पता चल जाता है अगर टैक्स की चोरी हो। वो कैसे पता चलता है? फार्मर ने मैन्युफैक्चरर से कितने पैसे ले लिए? 10। मैन्युफैक्चरर कहता कि मेरे पास आए हैं 20 रुपए, पर 10 रुपए तो मैं पहले से ही दे चुका हूं, तो मैं तुम्हें कितने दूंगा? 10। गवर्नमेंट बोलेगी प्रूव करो कि तुमने 10 रुपए दिए हैं, तो बोलेगा ये देखो फार्मर ने मुझे बिल दिया हुआ है। अगर फार्मर ने वो जीएसटी नहीं भरा हुआ तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। समझ आई ये बात? तो हर स्टेप पे टैक्स लग रहा है। लेट्स से एचपी कंपनी ने लैपटॉप बनाया, और एचपी कंपनी ने 10,000 रुपए का जीएसटी ले लिया होलसेलर से। होलसेलर ने ये लैपटॉप मुझे बेच दिया, आरएमएस को बेच दिया, और होलसेलर ने जीएसटी ले लिया मेरे से 15,000। अब जब होलसेलर गवर्नमेंट को टैक्स पे करने गया, होलसेलर बोलेगा कि मैं टैक्स कितना दूंगा? 15,000 माइनस 10,000। ठीक है, तो अब ये 10,000 सच में पे हुआ है कि नहीं हुआ, ये कहां से पता चल जाएगा? एचपी की जीएसटी की रिटर्न से। अगर एचपी ने 10,000 नहीं भरा होगा तो वो पकड़ा जाएगा, साथ के साथ गवर्नमेंट से नोटिस भेज देंगे। अब आरएमएस भी अभी एंड कंज्यूमर तो है ही नहीं, तो आरएमएस भी क्या बोल रहा है कि 15,000 मेरे पास क्या आया है? इनपुट। जो आप लोगों को मैंने सर्विसेज दी उसके ऊपर जो जीएसटी लग रहा है वो क्या है? आउटपुट जीएसटी। मान लो किसी महीने मेरा पूरा आउटपुट जीएसटी बनता है 50,000, तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगी कि सर मैंने आपको 50,000 देने हैं पर मैंने 15,000 तो पहले से ही दे रखे हैं। तो गवर्नमेंट बोलेगी प्रूव करो 15,000 दे रखे हैं। तो वो 15,000 में किसका जीएसटी नंबर बताऊंगी? होलसेलर का। अगर उसने जीएसटी रिटर्न नहीं भरी होगी, टैक्स नहीं भरा होगा, तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब बात आई अगर मैं गवर्नमेंट को ये पैसे ना दूं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर पे। इसीलिए बोलते हैं कस्टमर को कि तुम बिल जरूर लो। अगर तुम बिल लोगे तो किसी भी स्टेप पे टैक्स की चोरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक होता है इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी। इसकी वजह से इंडिया में, वर्ल्ड में ये सिस्टम था, इसलिए मनमोहन सिंह जी इंडिया में ये सिस्टम लेके आए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। इसकी वजह से इन्फ्लेशन क्या हो गई? कम हो गई। लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन कम हो गया। लोगों को थियोरेटिकली पता क्या लगता था? सब मनमोहन सिंह जी के अगेंस्ट थे, ये क्या कर रहे हो, इससे तो गवर्नमेंट का नुकसान होगा, टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। बट आप न्यूज पढ़ा करो, न्यूज में लिखा आता है हर साल जीएसटी कलेक्शन बढ़ती जा रही है, रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। हर साल जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हर स्टेप पे वेरीफाई हो रहा है। किसी भी स्टेप पे अगर कोई पर्सन जीएसटी पे नहीं करेगा, गवर्नमेंट को साथ के साथ सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली नोटिस चला जाता है। किसी पर्सन को नोटिस भेजना नहीं पड़ता, सॉफ्टवेयर ही टेक्नोलॉजी ऐसी गवर्नमेंट यूज कर रही है, अपने आप उस पर्सन को नोटिस मिल जाए। क्लियर है सबको? अब मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि जब हम जर्नल चैप्टर सीखेंगे
उसमें हमें इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी ये वर्ड यूज करना, इसलिए मुझे समझाना था इनपुट और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। आप मेरे साथ लिखो जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स। It is levied on value addition made by the seller not total selling price। पूरी सेलिंग प्राइस के ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा, जीएसटी सिर्फ किस चीज के ऊपर लग रहा है, जितनी आपने वैल्यू एडिशन की। दस reduces inflation in the economy, इस वजह से ये इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम कर रहा है। अब जब जीएसटी आया था ना, तो न्यूज में बड़ा बड़ा लिखा आ रहा था, वन नेशन वन टैक्स। मैं ये अपने लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, वन नेशन वन टैक्स। तो जीएसटी लेके आना क्यों मुश्किल था? ये प्लान था मनमोहन सिंह जी का, पर मनमोहन सिंह जी ये प्लान ला नहीं पाए, इसे इंप्लीमेंट कर पाए मोदी जी। ये करना मुश्किल क्यों था? बच्चे पहले ना हर स्टेट का सेल्स टैक्स का रूल अलग था। तो पंजाब कहता था मैं अपने आप देखूंगा कि पंजाब में जो परचेज सेल होगी उसका क्या करना। हरियाणा कहता था मैं अपने आप देखूंगा, हिमाचल कहता था मैं अपने आप देखूंगा। हर स्टेट में अलग अलग रूल थे टैक्स के। तो जब हम सीए कर रहे थे, हमें ये पढ़ाया ही नहीं जाता था, हमें सेल्स टैक्स पढ़ाया ही नहीं जाता था, क्योंकि पूरे इंडिया में एक रूल ही नहीं है। तो पंजाब के बच्चे पंजाब का सेल्स टैक्स का रूल पढ़ते थे, राजस्थान के बच्चे राजस्थान का। हर स्टूडेंट अपनी अपनी स्टेट का पता था, पूरे नेशन का किसी को पता ही नहीं होता था। अब मनमोहन सिंह जी ने बोला कि पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में एक ही सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी जगह पे अलग रेट है टैक्स का, किसी जगह पे अलग रेट है। पर मनमोहन सिंह जी कभी मेजोरिटी में आए नहीं, वो कोलिशन गवर्नमेंट में थे। सबने सुना होगा कोलिशन गवर्नमेंट, सुना हुआ है नहीं? इसमें बहुत सारे लोगों का कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन की वजह से उनकी गवर्नमेंट जीतती थी, उनकी गवर्नमेंट बनी थी, यूपीए बोलते थे जैसे। ठीक है, तो वो मान लो कांग्रेस पंजाब में जीत गई, तो पंजाब वाले तो मान जाते थे जीएसटी ले आओ। पर लेट से हरियाणा में कांग्रेस हार गई, तो हरियाणा वाले मानते ही नहीं थे। तो स्टेट्स में ना डिस्प्यूट चल रहा था, कोई स्टेट मान जाती थी, कोई स्टेट मानती नहीं थी। इसलिए ये सपना तो था मनमोहन सिंह जी का, इंडिया के सबसे अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर, ही वाज आल्सो एन इकोनॉमिस्ट, बट उसे इंप्लीमेंट कर पाए मोदी जी, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी थी। जब वो जीते तो वो सारी स्टेट्स में जीते, इसलिए वो सारी स्टेट से क्या हो गई, मांग गई। अब जो जीएसटी है, जब भी जीएसटी कलेक्ट होगा, लेट्स से मैं पंजाब में रहती हूँ, मैं लुधियाना में रहती हूँ, मैंने मोहाली से गुड्स खरीदी, तो इसमें कुछ शेयर पंजाब का होगा और कुछ शेयर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मान लो मैं पंजाब में रहती हूँ, मैंने राजस्थान से गुड्स खरीदी, तो इसमें कुछ शेयर किसका होगा, पंजाब का, कुछ किसका होगा, राजस्थान का, और कुछ किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये शेयरिंग रेशियो पहले डिसाइड ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मेजोरिटी नहीं थी गवर्नमेंट के पास। तो मोदी जी आने के बाद ये शेयरिंग रेशियो डिसाइड हो गई कि किस शेयर का कितना बनेगा। अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो अगर मैंने गुड्स खरीदी है राजस्थान से, डेस्टिनेशन क्या है, पंजाब, तो पंजाब की गवर्नमेंट का राइट है इस जीएसटी में, राजस्थान गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं। तो ये वाला जीएसटी किस किस को मिलेगा, पंजाब को और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बना दिया गया, ये रूल बना दिया गया। अब इसलिए जब आप एंट्री करोगे एट द टाइम ऑफ परचेज, कोई भी गुड्स आप खरीदोगे, आप एंट्री क्या करोगे, परचेज इज डेबिट, सीजीएसटी इनपुट डेबिट, एसजीएसटी इनपुट डेबिट टू क्रेडिटर। अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए खरीदी,
लेट्स अज्यूम उसके ऊपर 10% जीएसटी है, तो गवर्नमेंट बोलेगी 5 रुपीज सेंटर को मिलेंगे, 5 रुपीज स्टेट को मिलेंगे, एंड टोटल हमें पे कितने करने पड़ेंगे, 110। तो जो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है, ये हमारे लिए क्या बन गया, एक, ये फ्यूचर में हमारी जीएसटी की लाइबिलिटी क्या करेगा, कम। कभी आपने ऐसे सुना है, कई लोग कहते हैं यार चंडीगढ़ में पेट्रोल भरवा लो, पंजाब में पेट्रोल महंगा है, या हिमाचल में पेट्रोल एक्सपेंसिव है, ऐसा सुना है? ऐसा क्यों है? क्योंकि पेट्रोल के ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं लगता, पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो हर स्टेट के अपने अपने रूल है, पंजाब अलग लगाता है एक्साइज ड्यूटी, हिमाचल अलग लगाता है। अब मान लो पंजाब में एक्साइज ड्यूटी कम है, तो पंजाब में पेट्रोल सस्ता मिलेगा, शायद सिर्फ 20-30 पैसे का फर्क होगा, पर हिमाचल में पेट्रोल क्या मिलेगा, एक्सपेंसिव। पहले ऐसे हर चीज में प्रॉब्लम आती होती थी। मान लो मैं सिंपल आईफोन भी खरीदने चाह रही हूँ, पंजाब में अलग रेट पे मिलता था आईफोन, और हिमाचल में अलग रेट पे मिलता था, क्योंकि पंजाब में सेल टैक्स के अलग रूल है और हिमाचल में अलग रूल है। अब जब जीएसटी आया तो उन्होंने क्या बोला, न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइन लिखी आती थी कि जीएसटी आने की वजह से इंडिया को क्या फायदा होगा, वन नेशन वन टैक्स। अब सारी गुड्स की सब जगह सेम वैल्यू है, इसलिए जीएसटी का आइडिया ये था, वन नेशन वन टैक्स। सिर्फ दो चीजों पे जीएसटी नहीं लगता, ये चीजें आपको हर स्टेट में अलग अलग वैल्यू पे मिलती हैं, एक तो पेट्रोल, और तुम गेस कर सकते हो, अल्कोहल, लिकर। तो पंजाब के लोग स्पेशली चंडीगढ़ आके लिकर परचेज करते हैं, क्योंकि पंजाब में एक्साइज ड्यूटी ज्यादा है और चंडीगढ़ में एक्साइज ड्यूटी कम है। वो लोग स्पेशली बोलते हैं कि चंडीगढ़ से आके लिकर लो, और अगर आप लिकर लेके जा रहे हो, वो स्पेशली मोहाली बॉर्डर पे चेक करेंगे। आप ज्यादा कैरी भी नहीं कर सकते कि कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ से चीप खरीद के आप वहां पे एक्सपेंसिव सेल करो। यहाँ पे जीएसटी कम है, एक्साइज ड्यूटी कम है, और वहां पे ज्यादा है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल, ये पता नहीं होना चाहिए था वैसे, ये पता है तो बुरी बात है। एट द टाइम ऑफ सेल हम क्या एंट्री करेंगे, डेटर डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी, सॉरी सॉरी टू आउटपुट एसजीएसटी टू सेल्स। तो अगर मैंने कोई आइटम सेल की है 150 रुपीज की, तो 7.5 रुपीज एस जीएसटी बनेगा, 7.5 ही सीजीएसटी। टोटल मैं कस्टमर से कितने पैसे मांगूंगी, 165। ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी, अब जब मैं गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने जाऊंगी, तब क्या एंट्री बनेगी, कोई भी हम खर्चा करते हैं हम क्या एंट्री करते हैं, रेंट टू कैश, कोई भी एक्सपेंस करो, सैलरी टू कैश, यही एंट्री कर सीखी हुई है हम लोगों ने। जब जीएसटी पे करेंगे उसकी भी एंट्री क्या बन जानी चाहिए थी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टू कैश। तो मैंने कस्टमर से टोटल लिए 7.5, और एसजीएसटी भी टोटल कितना लिया, 7.5। मुझे इतना गवर्नमेंट को पे करना था, और मैं गवर्नमेंट को बोलूंगी मैंने पहले से ही इनपुट पे कर रखा है, उसे एडजस्ट कर लो। तो मैं एडजस्ट कर लूंगी टू इनपुट सीजीएसटी 5, टू इनपुट एसजीएसटी 5, टू बैंक। मुझे नेट पे कितना करना पड़ेगा, 5 रुपीज। समझ आया ना, जो मैंने ऊपर एसेट बनाया था अब मुझे उसका बेनिफिट मिल गया। वैसे मैंने कस्टमर से तो लिए थे 7.5 और 7.5, 15 रुपए, पर मेरे पास 10 रुपए का इनपुट भी पड़ा था, तो मुझे गवर्नमेंट को नेट पे कितने करने पड़े। ठीक है, अब क्या चीज किसके साथ एडजस्ट हो सकती है, ये लास्ट चार्ट है आज के लिए, एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। वन सेकेंड,
हाँ जी, मैंने इस वजह से ये टॉपिक पढ़ाया आपको, ये हमारे कल वाली क्लास में काम आएगा, कल वाले क्वेश्चंस में। बच्चे मान लो मैंने सीजीएसटी पे करना है, मेरे पास सीजीएसटी का इनपुट पड़ा है, तो सीजीएसटी का इनपुट मैं पहले किसके साथ एडजस्ट करूंगी? सीजीएसटी के आउटपुट के साथ। सबसे पहले वो इसके साथ एडजस्ट होगा। अगर उसके बाद भी सीजीएसटी का इनपुट बच गया तो वो इन दोनों के साथ एडजस्ट हो जाएगा प्रपोर्शनेटली। लेट से मैंने एसजीएसटी पे करना है, एसजीएसटी का इनपुट है मेरे पास, तो एसजीएसटी का इनपुट सबसे पहले किसके साथ एडजस्ट होगा? एसजीएसटी की लायबिलिटी के साथ। उसके बाद भी बच गया तो किसके साथ एडजस्ट हो जाएगा? सेंटर के साथ। ये आईजीएसटी के साथ नहीं एडजस्ट हो सकता। प्लीज करेक्ट कर लो, मैंने गलत जगह मार्क कर दिया। जो आईजीएसटी है फिर इन दोनों के साथ प्रपोर्शनेट है। सॉरी, मैंने ये भी गलत लिख दिया, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज आप क्रॉस करके दोबारा बना लो। प्लीज उसे क्रॉस करके दोबारा ही बना लो। ये मैं आपको कल प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके करवाऊंगी, क्वेश्चन के साथ। इसे क्वेश्चंस के थ्रू और ज्यादा अच्छे से समझेंगे, बट ये चार्ट हमारी कल वाली क्लासेस में काम आने, तो आप इसे रिवाइज करके आओ बस कल नोट्स। डन फॉर द डे, थैंक यू सो मच, यू ऑल टुमारो। मैथ्स